नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद की कैंटीन में खाना खाने के बाद वहां रखी किताब में लिखा, अन्नदाता सुखी भव। बीते 5 साल में अन्नदाता कितना सुखी हुआ है और सरकार के पास क्या योजनाएं हैं कि किसानों को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सके, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बाड़मेर से सांसद हैं। आइए देखते हैं कि उनका सफरनामा कैसा रहा इस पद तक पहुंचने के लिए। कैलाश चौधरी ने अपनी सामाजिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के तौर पर शुरू की थी, लेकिन राजनीति में पार्षद का पहला चुनाव 1999 में लड़ा, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हार से कैलाश को मायूस देखकर उनकी मां ने कहा, बेटा निराश मत हो, तू एक दिन मंत्री बनेगा। कैलाश चौधरी अपनी मां के आशीर्वाद से पहली बार 2019 में बाड़मेर से सांसद चुने गए और पहली बार में ही उन्हें केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला। मोदी मंत्रिमंडल में कैलाश चौधरी के पास किसान और कृषि कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार है। आप भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि भारत में किसानों की क्या स्थिति है और पिछले 5 साल में उनकी हालत में क्या बदलाव आया है। अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री का ये कथन किसानों की बदहाली के प्रति उनकी चिंता को प्रकट करता है। कृषि प्रधान देश भारत में किसानों की बदतर हालत किसी से छिपी नहीं है। नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में देश में किसानों की मासिक औसत आय मात्र 6,040 रुपए थी, जबकि 2018 में मुश्किल से 9,000 रुपए तक पहुंच पाई। देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में 50% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, लेकिन 2001 की जनगणना में खुलासा हुआ कि उससे पहले के 10 वर्षों में 70 लाख किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी थी। सबसे दुखद बात यह भी है कि 1995 से 2013 के बीच 17 वर्ष में 7.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी किसानों की आत्महत्या का सिलसिला नहीं रुक रहा। किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्याएं खेतों की जोत का छोटा होना, उनका कर्ज में दबे होना, मौसम पर निर्भरता और फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाना है। सरकार 2022 तक किसानों की आय को 12,000 रुपए मासिक करने का लक्ष्य मोदी सरकार ने रखा है। इस दिशा में सरकार गंभीरता के साथ काम कर रही है और किसानों की आय में इजाफा भी हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी सरकार द्वारा दिया गया मेगा कृषि पैकेज कृषि और ग्रामीण विकास की नई कहानी लिखेगा और अन्नदाता सुखी होगा। सबसे पहला सवाल हमारा यही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था अन्नदाता सुखी भव। 5 साल में क्या रहा कृषि मंत्रालय का और आगे की क्या योजनाएं हैं? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस बात का उल्लेख किया कि अन्नदाता ही इस देश के लिए आने वाले समय में एक जीवन को जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने की बात है, तो किसान जब तक सशक्त नहीं होगा तब तक मैं सोचता हूँ कि देश मजबूत नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री जी की इसी कल्पना के आधार पर उन्होंने उस दिन वो लिखा और उसके बाद में जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न तय किया और 2022 तक किसान की इनकम डबल कैसे हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए और आज इस दिशा की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का किसान और कृषि मंत्रालय और सभी अधिकारी मिलकर आने वाले समय में 2022 तक हम किसानों की इनकम डबल कैसे करें, इसका लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं और निश्चित रूप से ये लक्ष्य समय पर पूरा होगा। कैलाश जी, बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जिस तरीके की शिकायतें आती हैं, समस्याएं सामने आती हैं, सूचनाएं आती हैं, उनसे ये लगता है कि किसानों की हालत कोई बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है। 5 साल में जैसे आपने कहा कि 2022 तक ये लक्ष्य रखा गया है, मात्र 2 साल बचे हैं, 5 साल हो चुके हैं। कितना लक्ष्य आपने अचीव कर लिया? ऐसा है कि 2022 में जो किसान की लक्ष्य डबल करने का रखा है, तो उस समय किसान की जो इनकम थी वो 6,040 रुपये जो रिपोर्ट के अनुसार थी, लेकिन आज वो इनकम लगभग 9,000 के आसपास रिपोर्ट के अनुसार पहुंची है
और 2022 तक ये डबल इनकम करना है। इसके लिए मंत्रालय के द्वारा और प्रधानमंत्री जी के द्वारा निरंतर किसानों के हित के कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिसकी वजह से ये अपन कह सकते हैं कि किसानों की इनकम बढ़ेगी, जिसमें अपन किसानों के लिए जहाँ पहले उचित मूल्य नहीं मिलता था, तो इसके लिए किसानों का जो समर्थन मूल्य है वो 1.5 गुना किया गया और किसान को उससे एक लाभ मिलना प्रारंभ हुआ कि वास्तव में किसान को एक इनकम जो मिलनी चाहिए थी कि 1.5 गुना हो, जो कई समय से किसानों की भी मांग थी और किसानों को उसके आधार पर किसानों का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किया गया। और किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये किसान के खाते में डालने का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, जहां कभी किसी सरकार ने किसान के सीधे खाते में पैसा डालने का काम नहीं किया था। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के सम्मान को बनाए रखने के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर एक 6,000 रुपये 3 किस्त के अंदर जब पहुंचता है, तो जब उसको आवश्यकता होती है बीज का लाने की और उस समय अगर उसको 6,000 रुपये मिलते हैं तो उस बीज से किसान का कितना उत्पादन होता है, तो ये एक किसानों के लिए उसकी इनकम बढ़ाने के लिए और उसके साथ ही जैसा कि बजट के अंदर घोषणा की है कि 0 बजट फार्मिंग हो और ऑर्गेनिक खेती के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है और साथ ही एफपीओ बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। और ये एफपीओ के जब किसान सदस्य बनकर और एक ग्रुप के अंदर अपनी फसल को बेचेंगे और प्रोडक्शन का जिस तरह प्रोसेसिंग करके बेचेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में ये किसानों के लिए गेम चेंज कार्यक्रम होगा और इसके अंदर किसानों का एक जो तस्वीर और तकदीर बदलनी चाहिए वो इस एफपीओ के माध्यम से निश्चित रूप से बदलेगी। क्या होगा एफपीओ का? एफपीओ ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर किसानों का समूह होता है। इसमें कम से कम तो 300 सदस्य होने चाहिए और 300 सदस्य बनने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन एसएफएसी में होता है, नाबार्ड भी करता है और एनसीडीसी के द्वारा भी होता है और इस तरह से ये स्टेट भी करवाता है। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद में किसान अपना उत्पादन है उसके लिए अगर उसको पैसों की आवश्यकता है तो उसके लिए वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करेगा, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर वो प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है और उस प्रोजेक्ट के आधार पर उसको लोन भी मिलेगा। और किसान के लिए वो प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा जब उसको अगर कोई और पैकिंग वगैरह की जो भी आवश्यकता होगी तो वो जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा उसको पैसा मिलेगा और उसके अंदर उसको सब्सिडी भी का प्रावधान किया गया है। जो प्रोजेक्ट होगा उसके आधार पर उसको सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये एफपीओ के अंदर किसान का जो रेट है उसको सही मिलेगा। नहीं तो अभी क्या होता है कि किसान जब मंडी के अंदर बेचने जाता है तो उस समय उसको रेट नहीं मिलती है, लेकिन जब वो एफपीओ बनाकर एक संगठित होकर अगर अपना उत्पादन प्रोसेसिंग करके बेचेगा तो उसको रेट अच्छी मिलेगी और उसके अंदर किसान सरकार की तरफ से कई तरह के सहयोग भी मिलते हैं। जैसे कि अगर एफपीओ का जो सीईओ होगा उसको 30,000 रुपये की एक 3 तनख्वाह का भी प्रावधान किया गया है, उसके ट्रांसपोर्ट उसको ऑफिस किराया भी प्रावधान किया गया। लगभग 18 लाख का ये एक 3 साल के लिए सहयोग मिलेगा और उसके बाद में उसको एफपीओ के अंदर लगभग 15 लाख की इक्विटी ग्रांट के तौर पर भी सहयोग दिया जाएगा और उस एफपीओ के अंदर 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी के तौर पर भी उसमें सहयोग दिया जाएगा। और इसके अलावा जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो फंड क्रिएट किया है जो अभी जो कि कोविड के समय में, इसके द्वारा भी किसानों को इस एफपीओ को मजबूत करने के लिए उनका जो भी सहयोग होगा तो किया जाएगा। साधारण भाषा में क्या ये माना जाए कि ये जैसे समूह किसानों का या जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इस तरीके से होगा ये एफपीओ? हाँ, इसी तरह से होता है एफपीओ। और इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा किसान को 4 चीज़ों पर महत्वपूर्ण अगर हो जाता है काम तो वो मैं सोचता हूँ कि किसान के लिए आने वाले टाइम में उसका लाभ होता है। एक तो किसान को 4 चीज़ ये चाहिए कि एक तो किसान को उन्नत किस्म का बीज मिले और उसके बाद में उसको उसकी लागत कम हो और उसके बाद उसको उसका भंडारण हो और उसके बाद मार्केट मिले। तो इन 4 चीज़ों के ऊपर काम करते हुए एफपीओ जब ये काम करेगा, क्योंकि समूह के अंदर जब वो बीज खरीदेगा तो एक उन्नत किस्म का बीज भी उसके पास में होगा। उसके बाद में जैसा कि कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस ये सारे उसके अंदर इसमें सब्सिडी का प्रावधान एफपीओ को देने के अंदर किया है।
तो ये सारी जब होगा और उसके बाद में उसको प्रोसेसिंग यूनिट करके और कहाँ मार्केट अच्छी मिलेगी, इसके लिए हमने अलग से एक रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एक फंड ऐसा अलग से बनाया जो पूरी ट्रेनिंग देगा इनको एफपीओ को, और वो ट्रेनिंग उनको 5 साल तक मिलेगी। किस तरह कहाँ पर उसको उत्पादन, कौन सा वहाँ पर उसको यूनिट लगानी चाहिए, कौन सी यूनिट के बाद में उसको कहाँ से कहाँ बेचना चाहिए, ये सारा उसको ट्रेनिंग के तौर पर भी मिलेगा। तो इस ट्रेनिंग के आधार पर वो आगे के जो है अपना प्रोसेस है उसको करके और कहाँ बेचेगा, तो उससे उसको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। लेकिन चौधरी साहब, सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे आपने जो बात की, पढ़े लिखे समझदार किसानों के लिए तो ठीक है, ऐसे बहुत सारे लघु सीमांत किसान हैं, और केवल विडंबना की बात यह है किसानों के मामले में कि हर प्रोड्यूसर, हर निर्माता अपने सामान का दाम तय करता है कि उसको किस रेट में क्या सामान बेचना है, लेकिन किसानों की जो फसल है उसका दाम खरीदार तय करता है। तो जो छोटे और लघु किसान हैं उसको कैसे इन सब बातों का फायदा मिल पाएगा? ऐसा है कि लघु और सीमांत किसानों के लिए हमारी सरकार की तरफ से ये सारी योजनाएं वो लघु सीमांत किसान के लिए हैं। और इसके लिए जब एक कहते हैं ना कि जब अकेली लकड़ी होती है ना तो उसको कोई तोड़ देता है, उसी तरह जब उनका एक समूह अगर संगठित होता है ना तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो ये जब किसान सारे संगठित हो जाएंगे तो उसके बाद में उनमें से जो पढ़े लिखे होंगे, जो जानकारी रखने वाले हैं, ऐसे लोग ही एफपीओ बनाएंगे, तो उनके वो सदस्य होंगे, तो जो प्रॉफिट होगा वो सारे किसानों के अंदर शेयर होगा। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम अभी एक योजना प्रारंभ कर रहे हैं जिसके अंदर फल और सब्जी के किसान हैं उनको इस एफपीओ के साथ में जोड़कर, और बड़े शहर हैं जहाँ 20 लाख के अधिक की आबादी के जो शहर हैं उनके पास में हम एक ऐसा मैकेनिज़्म सेट करेंगे कि वहाँ पर उन सभी एफपीओ का एक एफपीओ जो होगा जहाँ पर सारे किसान अपने उत्पादन को लेके आएंगे, और वहाँ पर उसके जिस तरह से अभी सरस डेयरी है या अमूल डेयरी है, जिस तरह से वहाँ पर वो उनकी गाड़ी खुद जाती है लेकर दूध लेके आती है, उसी तरह ये रिफर वैन होगी जो किसान के खेत में जाकर वहाँ से फल और सब्जी को लेके आएंगे, और फिर उस जगह पर लाके और फिर रेट है वो किसान तय करेंगे कि आज हमारा जो आलू है उसकी रेट हमें किस रेट के अंदर बेचना है। नहीं तो अभी क्या होता है कि किसान जब आलू है उदाहरण के तौर पे बेचने जाता है उस समय 3-4 रुपये के अंदर बिकता है, और वही 2 घंटे बाद में कंज्यूमर के पास है 20 रुपये के अंदर बिकता है। तो ये जो बीच के बिचौलियों का खेल है, इसको ख़त्म करने के लिए ये कंसेप्ट हम लाए, जिसमें 25 शहर देश के हमने चिन्हित किए हैं, और इसको हम आगे जाकर पूरे देश भर में ये एक चैन की तरह हम इसको करना चाहते हैं कि ये सभी जगह ऐसे बन जाएंगे मार्केट, जहाँ पर फिर वहाँ पर किसान तय करेगा कि आज मेरे आलू की रेट 12 रुपये है, आज मेरे टमाटर की 14 रुपये है, मेरी गोभी की 10 रुपये रेट है, और इसके ऊपर जो खरीदेगा वो ट्रेडर वहाँ से खरीद के ले जाएगा और कंज्यूमर को बेचेगा। तो इस तरह से जो बीच का जो गैप है वो एक ख़त्म हो जाएगा, और किसान को भी लाभ होगा और कंज्यूमर को भी जो रेट है उसी रेट में मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा लाभ होने वाला, ये हमने अभी योजना प्रारंभ की है ये फल और सब्जी के किसानों के लिए। और ऐसे ही हम कब से ले लेगी ये योजना आपकी शुरू हो जाएगी? ये योजना हमारे स्वीकृत हो चुकी है और इसको हमने टारगेट दे दिया, और जल्दी इसको समझो कि बहुत जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये जो जिसमें दिल्ली भी है, अन्य जो जैसे राजस्थान का जयपुर है, हर राज्य से कम जो ऐसी बड़ी संख्या के जो शहर हैं उनको इसमें लिया गया, और इसका किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसानों की एक समस्या और है कि जो भारत में जितने भी किसान हैं वो सारे के सारे मौसम पर निर्भर खेती है। यहाँ पर सिंचाई के जो साधन की वो समस्या रहती है, जैसे बेमौसम बरसात हो गई या बरसात होनी है उस वक्त बरसात नहीं हुई, उससे निपटने के लिए कोई खास योजना बनाई है? ऐसा है कि हमने हमारा एक कार्यक्रम चलता है, क्लाइमेट रेजिलेंट कार्यक्रम है, जिसके अंदर क्या है कि हम 3 जिलों को हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी लिया है। उसमें किसान को अपनी क्रॉप का पहले ही पता चल जाएगा कि उसके नंबर 1 तो कितना पानी चाहिए, कितना उसको क्या आवश्यकता है, कोई अगर तूफान या कोई उससे आने वाला नुकसान है तो उसका भी पहले ही पता चल जाएगा। तो उससे कि किसान एक बार अपने आप को वहाँ पर उस फसल को बचा सकता है। तो इस तरह से हमारा एक कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को आने वाले समय पूरे देश के अंदर हम लागू करने जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ इससे किसान को निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। और ये कार्यक्रम हमारा क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज जिस समय मौसम, अभी बरसात का समय नहीं है लेकिन बरसात हो जाती है,
तो इससे पूरा ये समस्या कोई देश की नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है और इसकी समस्या को समाधान करने के लिए मंत्रालय के द्वारा जो हमारा विभाग है उसको निरंतर प्रयास करता है और किसानों को समय समय पर जानकारी भी देता है और उसके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म भी हमने तैयार किए ताकि किसानों को समय पर जानकारी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ थे ये कैलाश चौधरी जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं। उन्होंने ये वादा किया है किसानों से कि साल 2022 तक उनकी आमदनी दुगना हो जाएगी। 2015 में बताना है कि 6,000 कुछ रुपए थी आमदनी और 2022 तक उसको 12,000 रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल किसानों की औसत आमदनी 9,000 कुछ रुपए है। हम उम्मीद करेंगे कि मंत्री महोदय ने जो वादा किया है, जो आश्वासन दिया है, उसको वो पूरा करेंगे और अपने बातों पर खरा उतरेंगे। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।